नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा आप सभी को पता है कि अभी हमारी आरआरबी एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर मैथ्स की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2025 के सीबीटी 1 की 5 जून 2025 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है, यदि 47,100 रुपये को 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है। ठीक है भाई। अब देखो, आप सभी को पता होगा कि 2 ईयर का जो सी आई और एस आई का डिफरेंस होता है वो होता है आर स्क्वायर अपॉन 100। आर स्क्वायर अपॉन 100 का मतलब 9 इंटू 9 अपॉन 100 यहाँ पे आ जाएगा और ये कितना होगा 0.81%। तो बेसिकली 9% की दर से 2 साल की जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर होगा वो कितना होगा 0.81% होगा। हमें यही निकालना है। मूलधन हमारा कितना है भाई 47,100 रुपये। हमारा जो प्रिंसिपल है वो इतना है, इसका हमें 0.81% निकालना है। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारा जो आएगा 471 इंटू 0.81 आएगा। अब 81 से अगर हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत है तो हम इसको क्या करेंगे 9 इंटू 9 में ब्रेक कर लेंगे। 9 इंटू 9 में ब्रेक करके करेंगे तो 9 एकम 9, 9 7 63, 9 चौक 36 और 6 42 आ गया। अगेन इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, 9 3 27 और 8 आपका 35 हो गया, 9 2 18, 18 और 3 21, 9 चौक 36 और 2 38। तो आपका 381.51 आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है, एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6500 पाई है भाई, ये 6500 पाई सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा आप सभी को पता है कि जो भाई हमारा शंकु होता है वो क्या होता है, इस तरीके का एक डायग्राम होता है। इसमें नीचे आपके सर्कल होता है इस तरीके से। ये हमारा शंकु हो गया। अब जो इसका शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर एल, और वो हमें दे रखा है 6500 पाई। यहाँ से इसके जो डायमीटर हमें दे रखा है, डायमीटर हमें 100 दे रखा है। अगर डायमीटर 100 है तो जो इसकी रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी 50, रेडियस होगी 50। तो भाई देखो, पाई आर हमारी 50 है इंटू एल बराबर 6500 पाई। पाई से पाई कटा तो यहाँ से एल हमारा क्या आ जाएगा, एल हमारा आ जाएगा भाई 130। एल कितना आ गया 130। एल क्या होती है भाई, एल होती है आपकी ये वाली साइड, ये हमारी एल होती है। तो ये 130 है, ये हमारी 50 है और ये हमें निकालनी है हाइट, ये हमें निकालनी है। अब जैसे आप सभी को पता होगा कि भाई ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ये 50 है 130 है तो 120 होगी। क्यों होगी 120? देखो यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है हमारा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिपलेट पता है 5 12 13, देखो ये 5 का 10 गुना 50, ये 13 का 10 गुना तो 130, तो ये 12 का 10 गुना 120 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 120। अब आपको यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखनी है कि जब ऐसे कभी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको देखो यहाँ पे आपका शंकु आया तो शंकु का आपको सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, और इसका जो फ्रस्टम होता है, जो शंकु का फ्रस्टम होता है छिन्नक, वो ये सारे एरियाज इनके वॉल्यूम जितने भी इससे रिलेटेड फॉर्मूले वो रिवाइज कर लेने चाहिए। इनसे क्या होता है आपको चीजें बेहतर तरीके से याद होती है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता, लेकिन मैं बताने जाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा यहाँ पे। अगर आप बोलोगे तो मैं अगली क्लासेस से सारा इंक्लूड करना स्टार्ट कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष महिलाएं और बच्चे शामिल हैं भाई। उनमें से 20% पुरुष है, मेल कितने हैं भाई 20%, 50% महिलाएं हैं, वुमेन कितनी है भाई 50%, और बाकी बच्चे हैं। बच्चे कितने बचेंगे, देखो 20 यहाँ पे आ गया, 50 यहाँ पे आ गया, 50 और 20 70 तो ये हो गया। तो बच्चे कितने बचेंगे 30, क्योंकि टोटल तो 100 ही होते हैं भाई। और उनका औसत वजन कम से 45, इसका 45 है, इसका 60 है, सॉरी हाँ इसका 60 है, और इसका कितना है भाई 20। यही दे रखा है। समूह का औसत वजन ज्ञात करना है, समूह का औसत वजन ज्ञात करना है। तो हम देखो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, इनका रेशियो ले लेंगे। इनका रेशियो क्या क्या आ जाएगा 2 5 3। अगर मैं टोटल की बात करूं तो देखो 45 इंटू 2 प्लस 5 आदमी है जिनका एवरेज वेट कितना है 60 इंटू 5,
प्लस 3 ऐसे आदमी हैं जिनका एवरेज वेट कितना है 20, 3 इंटू 20, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है 5 और 3 8 और 2 10, 10 का इसमें मैं भाग दे दूंगा। तो ये तो मेरा देखो सीधा सीधा बन जाएगा 45 दूना 90, 390 और ये हो गया 450, 450 में हम 10 का भाग देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा भाई 45। तो इजी क्वेश्चन था भाई ये वाला तो आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कमलेश ने 10,000 रुपए में कुछ साड़ियां और सूट खरीदे। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 रुपए और प्रत्येक सूट की कीमत 1000 रुपए। साड़ी और सूट की कुल संख्या 8 है। अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पे कि हमारी जो साड़ियां हैं, अगर साड़ियां x है तो सूट कितने होंगे, सूट हमारे 8 माइनस एक्स होंगे, क्योंकि दोनों की संख्याएं मिला के 8 होनी चाहिए भाई। अगर साड़ियां x है तो सूट 8 माइनस एक्स है। प्रत्येक साड़ी की कीमत कितनी है 1500, तो भाई 1500 एक साड़ी की कीमत है। अगर x साड़ी है तो टोटल इतने पैसे लगेंगे, प्लस एक सूट की कीमत है 1000 रुपए, कितनी है भाई 1000 रुपए, और टोटल कितने सूट है हमारे पास 8 माइनस एक्स। तो ये जो टोटल रुपए मिला के हमारे पास आ रहे हो कितने आ रहे हैं 10,000। तो मैं क्या कर दूंगा ये 10,000, ठीक है भाई। ये 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, 20 पंजे 100, 5 दूनी का 10 और 5 तिया का 15। तो आपका बेसिकली क्या बना 3x प्लस 16 माइनस 2x बराबर 20। तो यहाँ से x बराबर आपका क्या आ जाएगा भाई 4। x बराबर 4 मतलब साड़ियों की संख्या कितनी है भाई 4, और सूटों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 4। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन भी आपका इजी था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपका जो प्रिंसिपल था 100 रुपए था, साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर पर दोगुनी हो जाएगी, कितनी गुना दोगुनी। अगर आपके पास 100 रुपए धनराशि है तो कितनी हो जानी चाहिए 200 रुपए, कितने साल में 12 साल। तो देखो 12 साल में दोगुनी होगी, मतलब 12 साल में आपको 100 रुपए के 200 रुपए हो गए, तो ब्याज कितना मिला 100 रुपए। जो आपका इंटरेस्ट था वो कितना है 100 रुपए, और 100 रुपए आपको ब्याज कितने साल में मिला 12 साल में। भाई 12 साल में आपका ब्याज आ रहा है 100 रुपए, तो एक साल में कितना ब्याज आएगा, तो आप बोलोगे एक साल में 100/12 ब्याज मिलेगा, 100/12 ब्याज। अब देखो जब हमारा प्रिंसिपल ही 100 रुपए है तो ये हमारी रेट भी यही होगी, तो मतलब आपको हर साल कितने का ब्याज मिलना चाहिए 8.33% का। तब जाके 12 साल में कितना ब्याज मिलेगा 100 रुपए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8.33%। सीधी सी बात है भाई, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में डिस्कस करूं तो यहाँ पे आपको पता है भाई 2 गुना हो रहा है, 2 गुना मतलब 100 में आप सीधा सीधा 12 का भाग दे दो, 8.33 आपका आंसर आ जाएगा भाई। 2 गुने का मतलब होता है आपको 100 रुपए ब्याज का मिला। अगर मेरे को बोल देता 3 गुना, 3 गुना मतलब 100 से कितना होता है 300, मतलब कितना ब्याज मिलता 200, तो मैं क्या करता 200/12 कर देता। अगर मेरे को बोल रहा है 8 गुना, 8 गुना हो रहा है मतलब कितना हो जा रहा है 800, तो ब्याज कितने का मिलता है 700, तब मैं क्या करता 700/12 कर देता। तो सीधी सी बात है भाई, आपसे 2 गुना बोला जाएगा तो 100/12 कर दोगे, 5 गुना बोला जाएगा तो 400/12 कर दोगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है। अगर 40% वो खर्च कर रहा है तो बचा कितना आ रहा है भाई 60% बचा रहा है। वह 18,000 रुपए की बचत करता, तो आप बोलोगे सर 60% की वैल्यू 18,000 है, तो उसकी आय कितनी होगी, आय होगी 100%, तो 100% 6×18 30,000 उसकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, एग्जाम हॉल में आपको पता है 40% अगर बचत कर रहा है तो 40% खर्च कर रहा है तो 60% बचत कर रहा है, 6 का 3 गुना ये है 30,000 हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7 नंबर भाई। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ये जो संख्याएं हैं ये इनका प्रपोर्शन दे रखा है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से देखो क्या होता है, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन मतलब 3.5x बराबर आपका होता है इससे इसका मल्टीप्लीकेशन 17.4 इंटू 14, ये आपका होता है। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा भाई 17.4 इंटू 14 डिवाइड बाई 3.5, तो 7 का 2 गुना हो गया, 7 का 5 गुना हो गया। अब देखो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पे मेरे को पता है नीचे मेरा 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा तो मेरे को भाग नहीं देना, सीधा मैं 1 डेसिमल छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है भाई, तो देखो 174 को 4 से गुना करना है, 4 चौको 16, वैसे तो 6 यूनिट डिजिट एक में ही हम सीधा ये कर सकते हैं इसमें, लेकिन पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 चौको 16, 17 चौको 64, 17 चौको 68 और 1 69,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है। अब देखो समांतर माध्य समझ के आप कंफ्यूज मत होना, समांतर माध्य का मतलब होता है आपका एवरेज, मतलब औसत, ठीक है भाई। आपका 25 संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है 110। यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि की जाए, 10 संख्याओं में प्रत्येक में आप क्या कर रहे हो 12.5 की वृद्धि कर रहे हो, और अन्य 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर रहे हो, अन्य 10 में प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर रहे हो, तथा 5 जो शेष संख्याएं हैं वो आप उनमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हो। हमसे पूछा गया तो समांतर माध्य का नया मान क्या होगा, मतलब नया हमारा एवरेज क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर जो 10 थे, 10 में 12.5 की वृद्धि हुई तो टोटल इतना इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे एक 10 थे इनमें 15 का इंक्रीमेंट हुआ तो टोटल इतना इंक्रीमेंट हुआ। ये जो टोटल बढ़ा है ये इन सब 25 लोगों में बढ़ जाएगा, तो इन सब 25 लोगों में बांट दो भाई। तो कितना हो गया ये 125 और 150 275, 275 में 25 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 11 बार। तो आपका जो नया एवरेज आएगा वो क्या होगा 110 तो आपके पहले से था, इसमें 11 और बढ़ गया, मतलब कितना हो जाएगा 121। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई 121, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है भाई, 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है सचिन ने कम से पहला पेन 630 और दूसरा पेन 722 रुपए में खरीदा। वह पहला पेन 70% के लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोलभाव करता है और उसे 9% की छूट देनी पड़ती है। मतलब वो बोलता है कि भाई मैं 170 रुपए में पेन बेचूंगा, क्योंकि 70% का लाभ है, 70% का लाभ का मतलब 170 में बेचोगे, लेकिन उसको 9% की छूट देनी पड़ रही है। 9% की छूट का मतलब इसको कितने पे बेचना पड़ रहा है 91%। तो 91% पे बेचना पड़ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा 17 इंटू 91 करोगे 17 एकम 17 और 17 नम्मा 153 और 154, तो बेसिकली आपको 154.7% पे बेचना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 54.7% का। और दूसरा पेन उसे 71% पे लाभ पर बेचना पड़ता है, दूसरे पेन पर वो 71% का लाभ कमाता है। इस लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ। तो आप एक बात बोलोगे कि सर जो 630 रुपए है उस पे आप 54.7% निकाल लो, और जो दूसरा पेन है 722 रुपए का उसका आप 71% निकालो। ये आप कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है भाई। अब देखो इस कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, ये जो 63 है 63 को आप क्या करो 9 इंटू 7 लिख दो और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आप सीधा 63 से गुना करने इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो थोड़ा सा हो सकता है आपको एक लिटिल बिट लगे कि भाई थोड़ी कैलकुलेशन है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। और ये आपका 71 से इजी हो जाएगा भाई, ये वाला तो 71 से इसको गुणा करना इजी है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। मेन चीज़ है कि ये कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है, और ये कैलकुलेशन स्पीड आपकी खुद की प्रैक्टिस से बढ़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है राजेश के पास 156 लीटर तेल ए तेल कितना है भाई 156 लीटर का है, और 256 लीटर तेल बी है, और तेल बी कितना है भाई 256 लीटर। वह कई एक समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे कंटेनर लेता है छोटे छोटे, और उनमें ये तेल भरना स्टार्ट करता है, और बोल रहा है कि प्रत्येक कंटेनर में एक ही तरीके का तेल होगा, या तो इसमें ए होगा या बी होगा, दोनों मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना हो सकता है, ताकि राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सके। बेसिकली इनडायरेक्टली रूप से आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ क्यों पूछ रहा है, क्योंकि भाई ये जो कंटेनर है इन कंटेनरों में इस तरीके से हमें भरना है कि ये दोनों पूर्ण रूप से भर जाएं और कुछ बचे भी नहीं। तो मतलब बेसिकली हमसे एचसीएफ पूछ रहा है। इनका देखो एचसीएफ क्या होगा, 6 हमारा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये हमारा 6 का मल्टीपल नहीं है, तो 6 हमारा होगा नहीं। 4 हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है। 10 और 13, तो 10 के तो मल्टीपल दोनों है ही नहीं, और 13 के भी नहीं है भाई, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर एक मिनट देगा 13 का मल्टीपल, सॉरी हाँ, हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। तो बेसिकली जो कंटेनर है ये छोटे वाले, ये सब 4-4 लीटर के कंटेनर होंगे हमारे। कितने कितने लीटर के होंगे भाई 4-4 लीटर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया ए बी सी डी के समानांतर है,
दो लाइन है भाई आपकी, एक ए बी है एक सी डी है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है। एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रम से ई और एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। एक तिर्यक रेखा ले ली हमने, ये कौन सी है, पी क्यू, ये पी है हमारा, ये क्यू है, ये इसको प्रतिच्छेदित करती है ई और एफ पर। कहाँ प्रतिच्छेदित करती है भाई, ई एफ पर। ये हमारा ई है, ये हमारा एफ है। आगे बोला गया पीई बी 56 डिग्री है, पीई बी ये वाला एंगल हमारा 56 डिग्री है। अगर ये वाला एंगल हमारा 56 है तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा आपका 124 डिग्री, इतना ही होगा भाई, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है, ये पूरा जो एंगल है 180 डिग्री का होता है भाई हमारा, तो ये हो गया। आगे हमसे बोला गया जी ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु इस प्रकार है कि भाई, यहाँ पे हमसे बोला गया कि एक कोई पॉइंट है जी, यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है जी, ए बी और सी डी के बीच इस प्रकार स्थित है कि बी ई जी 32 डिग्री है, बी ई जी ये जो एंगल हमारा ये 32 डिग्री है। अब भाई ये 32 है तो ये जो अंदर वाला बचेगा, ओ सॉरी भाई, ये जो हमारा अंदर वाला बचेगा, ये हमारा अंदर वाला बचेगा, वो कितना बचेगा, ये हमारा 124 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 24 8 94 डिग्री बच जाएगा भाई हमारा ये, ठीक है। 100 ये हमारा 124 था, 124 में से हमारा 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 94 सॉरी 92 डिग्री, 92 डिग्री आ गया भाई। अगर ये 92 डिग्री है, हमसे बोला गया है जी एफ ई ये वाला एंगल हमारा कितना है 47 डिग्री, और हमसे पूछा गया ये वाला एंगल कितना होगा। तो देखो बेसिकली हमारा यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, ये वाला जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में देखो ये हमारा ट्रायंगल बना है ई जी एफ, ये वाला एंगल आपका 47 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका 92 डिग्री है, ये वाला एंगल निकालना है। तो ये पूरा इन सब का सम 180 डिग्री होता है, 7 और 2 9 और 9 और 4 13, 139 में घटा दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 141 डिग्री, सॉरी 41 डिग्री हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 12 नंबर। देखो यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, ये जो चीज है, ये जो दो रेखाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया आपकी, कि इन दो रेखाओं से आपके अगर ऐसे लाइन डाल दे तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो एग्जाम है, आपके एग्जाम में बेसिकली बेसिक क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और मोस्ट ऑफ लोग इन बेसिक क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं। तो आप ट्राई करो कि जो बेसिक चीजें हैं ज्योमेट्री की, उन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भी 12 नंबर क्वेश्चन है, एक डैश का अंकित मूल्य इतना रुपए जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है भाई। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई, जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज में पूछा जाए या फिर रेशियो में पूछा जाए, ये ऐसी चीज है जहां पे हमें जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है ये काम में नहीं लेनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें बोला गया जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, मतलब एमआरपी 125 होगा और एमआरपी 125 होगा, एमआरपी पे 4% का डिस्काउंट है, 4% का डिस्काउंट मतलब 96% पे हम इसको बेच देंगे। 25 का 5 गुना, 25 का 4 गुना, 4 का 24 गुना, तो 120% हमारा आ गया। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कितने का होगा, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो जाएगा 20% का, क्योंकि भाई 120 पे हम बेच रहे हैं तो 100 तो हमारा सीपी था, एक्स्ट्रा कितना हुआ 20%, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 20% का भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट था भाई कि ये वाली चीज आपको काम में नहीं लेनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई 13 नंबर। 13 नंबर बहुत प्यारा और बहुत फेमस क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में है, जब 26, 40, 22 और 34 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। यदि ये दिया हुआ है तो y ग्रेटर देन 0 तो y का मान कितना होगा। देखो भाई कौन कौन सी संख्या है आपकी, 26, 40, 22 और 34। इसका एक तरीका मैं बता रहा हूँ, इनका डिफरेंस निकाल लो भाई, कितना आएगा 14। इनका डिफरेंस निकाल लो भाई, आप कितना आ जाएगा 12। ये 7 बार कटेगा 2 से, ये 6 बार कटेगा 2 से। अब आपको क्या करना है, इसके बाद में इस 6 को मल्टीप्लाई करना है 26 से, इस 7 को मल्टीप्लाई करना है 22 से, और ये आपका 7x माइनस 6x बराबर होगा कितना, ये होगा आपका 22 क्या नहीं 132, 22 7 154 माइनस 26 पंजे 26 छक्का 156,
ठीक है। अब देखो भाई ये, एक मिनट, ये आपका पहले आता है 26 छक्का 26 इंटू 6 माइनस 22 इंटू 7। तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा, 26 छक्का 156 माइनस 22 7 154। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। x की वैल्यू 2 आ गई भी। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या होता है, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन बराबर होता है इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x इंटू 7x माइनस 6 बराबर x की वैल्यू 2 आ गई तो ये 8 हो गया, और ये 7 दूना 14 माइनस 6 ये भी 8 हो गया। तो वाई स्क्वायर बराबर 8, तो वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8। वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप रट लो। टीसीएस का 2018 से, जब से टीसीएस ने एग्जाम लेना स्टार्ट किया तब से ये क्वेश्चन अब तक पीछा नहीं छोड़ रहा, तब से टीसीएस ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। अतुल का वेतन रुपए 10,000 प्रति माह है। वह रुपए 6,000 घर के किराए पर और रुपए 2,500 बिलों पर खर्च करता है। बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। 10,000 में से 6,000 यहाँ पे खर्च किए, 2,500 यहाँ पे खर्च किए, तो कितने बचा रहा है भाई, 1,500 रुपये बचा रहा है। अगला आदमी 1,500 रुपये बचा रहा है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। तो बेसिकली 1,500 रुपये एक महीने के कमा रहा है। अब एक जो उसका जन्मदिन वाला महीना था उसका उसने पूरा खर्च कर दिया, तो बेसिकली 11 महीनों में उसने कितने बचाए। ठीक है, क्योंकि एक महीने की तो कुछ बचत है ही नहीं। तो 15 इंटू 11 कितना होता है भाई आपका, 165। तो आपका कितना हो जाएगा, 16,500 आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं, ये ऐसी चीज, ऐसी कैलकुलेशन है ना, 15 इंटू 11 सीधा 165, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ये याद कब होती है, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो। 15 नंबर क्वेश्चन है भाई आपका। एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5400 पाई सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 144 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भाई सेम टाइप का क्वेश्चन अभी हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं। हमें एक इस तरीके का ये दे रखा है कोण, इसकी रेडियस है 72 सेंटीमीटर। भाई व्यास 144 है तो व्यास का आधा क्या होगा, रेडियस। अब हमें दे रखा है पाई आर एल बराबर 5400 पाई। पाई आर कितना है भाई, 72 इंटू एल बराबर 5400 पाई। पाई से पाई कटा, यहां से एल कितना आ जाएगा भाई, देखो मैं इसको काटूंगा 9 से, 9 8 72, 9 6 54, 600। इसको काटोगे 8 से, 8 टू 7 56, 8 टू 5 40, तो 75 आ जाएगा भाई। ये कितना आ गया 75, ये आ गया आपका 72। हमें जो निकालना था वो क्या निकालना था, इसकी हाइट। इसकी हाइट मतलब ये हमें निकालनी है। अब आपको पता है ये 72 है, ये 75 है। इसको देखते ही मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक की, वो क्या की, एक हमारे पास 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। ये देखो 24 का 3 गुना है, ये 25 का 3 गुना है, तो ये हमारा 7 का 3 गुना हो जाएगा भाई। और आंसर क्या हो जाएगा, 7 या 21। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 16 नंबर। देखो ये ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं एक चीज बता दूं, ये ट्रिपलेट है ना, ये सारे आपको आने चाहिए ट्रिपलेट। अब यहाँ पे आपको ट्रिपलेट आ गया तो सारे ट्रिपलेट देख लो आप। ट्रिपलेट जो आपके 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25 ऐसे ट्रिपलेट है ये। 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, ये सारे ट्रिपलेट है। आरजी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखे हैं सारे, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। इससे क्या होता है, ये आप ऐसी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, आप सीधा निकाल लेते हो। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है भाई। यदि किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण, ये कोई सर्कल है, इसमें ये कोई इसकी कोड है, इस कोड के द्वारा केंद्र पे जो कोण बनाती है, ये केंद्र पे अगर थीटा बना रही है और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात कितना होगा। वृत्त की किस परिधि पर यहाँ पे बनाया गया कोण का अनुपात कितना होगा। तो देखो ये वाला एंगल अगर थीटा होता है तो ये वाला एंगल 2 थीटा होता है, सबको पता है। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखना। उसके केंद्र पर बनाए गए कोण और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात, तो केंद्र पे कितना बना रहा है 2 और परिधि पे कितना बना रहा है 1, तो 2:1 होगा। कई लोग इनको इसको 1:2 करेंगे, ये बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक होने की चांसेस है। तो ये चीज आपको ध्यान से करनी है। जहां पर भी इस तरीके के ऑप्शन हो वहां पे थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। टाइम 5 सेकंड ज्यादा लग सकता है, 10 सेकंड ज्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस गलत करना बहुत बाद में बहुत खलता है। ठीक है भाई।
अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी। देखो उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई डिस्टेंस रिमेनिंग डिस्टेंस की 4/3 यही बोला गया उसके द्वारा तय की गई दूरी रिमेनिंग डिस्टेंस की 4/3 थी। तो आप बोलोगे जो डिस्टेंस उसने कवर कर ली और जो बच रही है, कवर उसने 4 कर ली, बच कितनी रही है 3, तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी भाई उसकी 7। टोटल डिस्टेंस 7 थी और उसको जो टोटल 7 है 7 की वैल्यू 37 है, दे रखा है ना 37 किलोमीटर की दूरी, तो 37 है। उसकी चाल क्या है, चाल निकालनी है भाई। तो देखो 7 की वैल्यू 37 है, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की भाई, उसने डिस्टेंस कवर की 4 डिस्टेंस कवर कर ली और कितने टाइम में कवर की 1 घंटा 5 मिनट। 1 घंटा 5 मिनट का मतलब कितना होता है 65 मिनट। 65 मिनट हो गया। अब आपको जो स्पीड निकालनी है किसमें निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आप 60 से गुणा कर दो। तो बेसिकली ये वाली कैलकुलेशन आपको करनी है। अब देखो ये वाली जब कैलकुलेशन आप करोगे तो यहाँ से आप कर दोगे भाई, देखो इसको भी करोगे तो ये हो जाएगा 13 का 5 गुना है, 12 का 5 गुना है, तो ये 37 का 4 गुना आप इसको करोगे कितना आएगा भाई 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 4 तिया 12 और 2 14 इंटू 12। नहीं तो आपको ऐसे भी 37 का भी सीधा 37 का 4 गुना 148 होता है, ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। 12 इंटू 96 और 12 चौकड़ा 48, 48 और 9 आपका 59 होता है, सॉरी 48 और 9 आपका 58, 12 एकम 12, 12 और 5 17, 1786 होगा। इसमें आपको पहले 7 का 13 का आपको भाग देना है, ये वाली कैलकुलेशन आपको करनी है। 91 एकम 91, आपका बचेगा कितना 78, 78 और 9 आपका होता है कितना 87, 87 6, इसमें आपको भाग देना तो कितनी बार जाएगा भाई 9 9 9 81, 9 बार जाएगा भाई, 9 एकम 9 और 9 9 81 819, तो आपका कितना हो जाएगा 19 पॉइंट समथिंग होगा। एक ही ऑप्शन है आपका 19 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपकी जो मेजर चीज है वो क्या है, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से जो ये वाला एंगल है वो कितना है 30 डिग्री का। कितना है भाई 30 डिग्री का हमारा एंगल है। हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है मीनार के पाद से 48 मीटर दूर है, मतलब ये हमारा 48 है। हमसे पूछा गया मीनार की ऊंचाई, मतलब ये हाइट हमसे पूछी गई है। हमें पता है भाई ये एंगल कितना का होगा 60 डिग्री का। 60 के सामने की साइड कितनी 48, तो 30 के सामने की भुजा निकालनी है। तो आपको यहाँ पे जो रेशियो होते हैं वो रेशियो ध्यान रखने हैं भाई। ये रेशियो है वो क्या है कि अगर 60 के सामने की साइड 48 है तो जो 30 के सामने की साइड होगी वो 48 का 1/√3 होगी। ये रेशियो आपको ध्यान रखने, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो। ये सारे आपको आरजे एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। ये मैंने इसको कर लिया सिंप्लीफाई किया तो कितना है 48√3/3, इससे काटोगे कितना जाएगा 16√3। कितना आंसर आ जाएगा भाई आपका 16√3। ये वाला क्वेश्चन भी आपका इजी क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का, और हाइट एंड डिस्टेंस आपको अच्छे से करना है क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरीके से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब आपका है कि एक पाइप अगर 10 मिनट में भर रहा है तो दूसरा पाइप जो बी है वो 20 मिनट में खाली कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इनका एलसीएम लूंगा कितना होगा भाई 20, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई, इसकी एफिशिएंसी -1 आ गई। यदि खाली टैंक में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक पूरी तरीके से कितने समय में भरेगा। देखो भाई दोनों को खोलेंगे, ये 2 भरेगा ये एक खाली करेगा, तो इनकी दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी एक। टोटल काम कितना है 20 काम करना है, एफिशिएंसी कितनी है एक एफिशिएंसी से करोगे कितना टाइम लग जाएगा 20 मिनट, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 20 नंबर हमारा है 12 विद्यार्थियों की सांख्यिक विषय में अंक x 28 35 56 ये इस तरीके से नंबर है जहां x और y क्रमशः न्यूनतम और उच्चतम अंक है, ठीक है भाई। यदि अंकों का परास, देखो भाई परास क्या होता है, रेंज जो किसी चीज की होती है, रेंज होती है मैक्सिमम
माइनस मिनिमम, मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटे का डिफरेंस। तो बेसिकली एक्स और वाई क्रम से क्या क्या है, न्यूनतम और उच्चतम। तो वाई मैक्सिमम क्या है वाई, और मिनिमम क्या है एक्स। तो वाई माइनस एक्स हमें कितना दे रखा है 70, क्योंकि इनकी रेंज है। और एक्स और वाई का जो सम है वो कितना है 64 अंकों का परास, और औसत, अच्छा औसत 64 है। औसत 64 मतलब इन सारे नंबर्स का एवरेज, इन सारे नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है 64 हमें दे रखा है। हमें एक्स और वाई निकालना है। तो देखो एक तो हमारे पास ये भी है कि हम क्या करें, सीधे ऑप्शन से जाएं और देखें कि किन का योग 70 है। तो जब मैं ऑप्शन पे जाता हूँ तो सॉरी, किन का डिफरेंस 70 है, इनका डिफरेंस भी 70 है, इनका डिफरेंस भी 70 है, इनका भी 70 है, इनका भी 70 है, सबका 70 है। तो ये वाला तो हमारा खेल खत्म हो गया ऑप्शन वाला। अब हम इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा भाई, बेसिक से करना पड़ेगा। वाई माइनस एक्स बराबर कितना आ गया हमारा 70, ये दिया हुआ है। अब जब मैं इनका एवरेज बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि एक्स प्लस इन सब का सम करूंगा भाई, इन सब का सम करूंगा। अगर जब मैं इन सब का सम करना जाऊंगा तो इन सब का सम कैसे करूंगा, देखो इन सब का सम होगा, ये तो एक्स है ये आपका, ठीक है। 8 और 5 13, 13 और 6 आपका 19 हो गया, 19 और 8 27, 27 और 3 30 और 5 35 और 1 36 और 9 45 और 3 48, 48 का 8, 48 का 8 आ गया भाई। 48 का 8 आने के बाद हमारा लगा 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14 और 7 21 और 6 27, 27 और 6 33, 33 और 8 आपका हो गया 41, 41 और 7 48, 48 और 8 56, 56 और 8 हो गया आपका 64, कितना हो गया 64। ये हो गया आपका प्लस एक्स प्लस वाई बराबर, इनका एवरेज कितना है 64 और नंबर कितने 12, ठीक है। तो यहां से आपका एक्स प्लस वाई कितना बन जाएगा भाई, देखो ये कितना हो जाएगा, 12 चौकड़ा 48, और 12 क्या 72 और 4 78, इसमें से आपको 648 घटाने तो कितना आ जाएगा 0 4 1 140। मतलब इन दोनों का जो सम है वो कितना आ गया भाई, इन दोनों का सम आ गया 140। एक्स प्लस वाई बराबर कितना है भाई 140। तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा एक्स प्लस वाई 140 है, एक्स माइनस वाई 70 है, ठीक है भाई। एक्स और वाई हमारे निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे एक तो मैं कि इसको पूरे को सोल्व करें, एक है कि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब मैं जाऊंगा देखो क्या है, अगर मैं इसको करूंगा तो ये हमारा 4x² आएगा, इसको मैं करूंगा तो x² आएगा, मतलब 4x² में से एक x² जाएगा, कितना बचेगा 3x²। तो दो ऐसे ऑप्शन है जिनमें हमारा 3x² आ रहा है, ठीक है। अब हमें ये बाद वाली चीजें देखनी है, बाद वाली चीजें देखनी है। इसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 9, इसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 1, तो 9 माइनस 1 कितना आएगा 8। तो हमारा सीधा सी ऑप्शन, सॉरी सीधा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, समझ गए। अब मैं इसको अगर ओपन करके करूंगा ना तो भी देखो यही होगा, ओपन करके करेंगे क्या होगा 4x² प्लस 9 प्लस 3 दूना 6 दूना 12x माइनस x² माइनस 1 माइनस 2x, ठीक है भाई। 4x² में से x² जाएगा 3x², 9 में से 1 जाएगा 8, 12 में से 2 जाएगा 10x, ठीक है। तो आपको क्या पूरी कैलकुलेशन करने की बजाय आपको देखना है कि क्या क्या चीजें आपके काम की है, वही आपको लिखनी है बस, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं करूंगा तो मेरे को पता है भाई ये मेरा 4x² में से x² जाएगा 3x², ये दोनों में से एक ही ऑप्शन में है तो दोनों का एक आएगा। तो लास्ट का देख लेता हूँ 3 3 9 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है अभी। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, आप सभी को पता है कि आपके जो स्टैटिक्स है उसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये आपको स्टैटिक्स अच्छे से करके जाननी है और इनके जो फॉर्मूलाज है वो ध्यान रखने। स्टैटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको फॉर्मूलाज ध्यान रखना। इसमें बोला गया यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 140 है, हमें बहुलक कितना दिया हुआ है भाई 140, बहुलक 140 है, इसका मतलब जो इसकी रेंज होगी वो कौन सी होगी, ये वाली रेंज होगी 140 के आसपास, 140 वाली रेंज होगी। अब अगर ये वाली रेंज होगी तो ये वाला हमारा होता है F1, ये वाला हमारा होता है F0 और ये वाला हमारा होता है F2, यही होता है। यहां से अब हम इसको क्या करेंगे फॉर्मूले में पुट कर देंगे भाई, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सबसे पहले जो बहुलक होता है, बहुलक मतलब मोड, मोड का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, तो मोड का फॉर्मूला होता है भाई एल। एल क्या होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब इन दोनों में से जो लोअर होगी आपकी ये लोअर लिमिट एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच।
एच क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब इनका गैप कितना है, इन सब का गैप कितना है भाई? 5 का। कितने का गैप है? 5 का। तो ये डिफरेंस होता है। जब मैं यहाँ से रखूंगा तो देखो मोड हमें पहले से क्या दिया हुआ है? 140 बराबर एल हमारा कितना है भाई? एल हमारा यहाँ पे 140 होगी। एल मतलब लोअर लिमिट 140 प्लस एफ वन कितना है? एक्स माइनस एफ जीरो कितना है? 33 अपॉन 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू कितना है? 31 इंटू एच कितना है? 5। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? ये 140 इधर जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली आपका बनेगा क्या? ये बनेगा 5 इंटू एक्स माइनस 33 अपॉन 2x माइनस 3 और 1 4, 3 और 3 6 64 बराबर 0। तो आपका ये आ जाएगा भाई x माइनस 33 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा? 33 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, इसमें उतनी ज्यादा कोई कैलकुलेशन थी नहीं, इसमें मेन चीज थी आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना। अब देखो ये वाली चीज आ गई। अब आपको यहाँ से मीन मोड मीडियन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले वो सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेने हैं, क्योंकि ये जो रिवीजन करते हो ना आप, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आप वैसे रिवीजन करते हो, रैंडम रिवीजन करते हो उससे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची। 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची जिससे उसे 40% का लाभ हुआ। भाई ये जो वैल्यू है ये 40% का लाभ हुआ। 40% का लाभ मतलब 7 की वैल्यू है। अगर हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 5। तो बेसिकली उसने खरीदा कितना? 1/7। 1 रुपए में कितनी खरीदी? 7। बहुत बेसिक और बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, वापस समझा देता हूँ। 1 रुपए में 5 खरीदी तो एक का ये मूल्य आ गया बेचते टाइम। अब ये जो है ये 40% का लाभ है, मतलब 140 की वैल्यू है। कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो 100 निकालेंगे। तो ये आपको सीधा ध्यान रखना है, 5/7 होता है, 5 से 5 कट जाएगा, 1/7 आ जाएगा, मतलब 1 रुपए में कितनी खरीद रहा है? 7। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है भाई ये वाला, आपका ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती हैं। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। देखो भाई ये सेम क्वेश्चन अभी जो आपका मेंस का एग्जाम होता है, मेंस के एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछेंगे दोनों शिफ्ट में, जो दोनों मेंस के एग्जाम है उनमें ना। टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी टैक्सियों से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। कितने पे मिलता है? 10 मिनट के अंतराल पर। देखो भाई यहां से आपकी बस टैक्सी चलना स्टार्ट करती है। यहाँ पे आपका कोई एक मैन है, एक आदमी है। ये जो आदमी है इसको पहली जो टैक्सी है वो 10 बजे मिलती है। कितने बजे मिलती है भाई? 10 बजे मिलती है। 10 AM पे इसको मिल जाती है। अब अगर मान लो यहीं पे खड़ा रहता, क्या करता ये आदमी? अगर यहीं पे खड़ा रहता, चलता नहीं, तो इसको दूसरी टैक्सी कब मिलती? 10:28 क्योंकि भाई 28 मिनट के अंतराल पर वो आ रही है। तो पहली टैक्सी अगर 10 बजे आई तो दूसरी टैक्सी 10:28 पे आती। लेकिन क्या हुआ, ये जो आदमी है, इस आदमी ने क्या किया भाई? इस आदमी ने टैक्सी की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। टैक्सी स्टैंड की और विपरीत दिशा में इधर की तरफ इसने चलना स्टार्ट कर दिया। तो इस आदमी को टैक्सी 10 मिनट के अंतराल पर मिलना स्टार्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से समझना, मैं बहुत प्यारे तरीके से इसको बता रहा हूँ। यहाँ से टैक्सी ने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे 10 बजे पहुंच गई। 10 बजे इसको यहाँ पे मिली। 10 बजे मिलने के बाद ये आदमी क्या हुआ? इसने इधर चलना स्टार्ट कर दिया। इसने इधर चलना स्टार्ट किया तो दूसरी टैक्सी इसको यहाँ पे कहीं पे मिली। यहाँ पे कहीं पे मिली तो इसने देखा कि यार यहाँ पे जब मिली तो इसको क्या टाइम हो रहा था? 10:10 हो रहे थे। क्या टाइम हो रहा था? 10:10 हो रहे थे। इसका मतलब ये आदमी यहाँ से यहाँ तक जो चला वो कितना मिनट चला? 10 मिनट। 10 मिनट चला। और ये टैक्सी यहाँ पे कितने बजे पहुंचती है? 10:28 पे पहुंचती है। तो मतलब ये टैक्सी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसने 10 मिनट में तय की, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितने मिनट में तय करती है भाई? 18 मिनट में। क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 10:28 हो जाते हैं। तो बेसिकली ये वाली जो डिस्टेंस हो कितने मिनट में तय करती? 18 मिनट में। तो देखो यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को आदमी तो 10 मिनट में तय कर रहा है और टैक्सी 18 मिनट में तय कर रही है भैया आपकी। तो जब सेम डिस्टेंस को तय करने में जो इनका टाइम है, इस टाइम का अपोजिट रेशियो इनकी स्पीड का हो जाता है। तो जो आपका मैन और टैक्सी है, मैन आपका कितना टाइम ले रहा है? 10 मिनट। टैक्सी आपका टाइम ले रहा है 18। तो इनका टाइम का रेशियो होगा 5:9। मैन और टैक्सी की स्पीड का रेशियो जो होगा
वो होगा 9:5, ये इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा भाई, ठीक है। टैक्सी की स्पीड कितनी दे रखी है, 74 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 5 की वैल्यू कितनी है, 74। हमें मैन की स्पीड निकालनी है, मैन की स्पीड कितनी होगी, 9। तो ये वाली आपकी कैलकुलेशन आपको करनी है। देखो इसको 2 से गुणा कर दो, 9 दूना 18, 18 छत्तीस 18 चौक 72, तो यूनिट डिजिट 2 1 में ही 133.2। बाकी आप इसको वैसे भी कर सकते हो, 18 का 4 गुना, 18 चौक 72, 7, 18 पंजे 90, 28 7 126, 126 और 7 आपका 133 हो जाएगा, और नीचे आपका बटे में 10 है, तो 133.2 आपका आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन आपके मेंस की दोनों शिफ्ट में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान से करना है, ठीक है, कंसेप्ट रट लो भाई ये वाला। आगे हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, इसको हमें सोल्व करना है। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 12 यानी 72, 70 और 11 कितना हो जाएगा, 81 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 29 में से 30 जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो 81 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा, सॉरी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आपका, 5-7 सेकंड में होने वाला। अगला क्वेश्चन है भाई 26 नंबर। 26 नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जिन भी बच्चों को दिक्कत आती है उनको ध्यान से देखना है भाई। ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसके हमें डिस्क्रीमेंट निकालने हैं कि व्हाट इज द डिस्क्रीमेंट ऑफ द इक्वेशन, ऑल्सो डिटरमाइन हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन दिस इक्वेशन हैज। तो सबसे पहले हमें देखना है कि डिस्क्रीमेंट क्या होता है। द्विघात समीकरण का जो डिस्क्रीमेंट होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब अगर कोई आपकी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये इसका डिस्क्रीमेंट होता है। जब मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ यहाँ से, तो ए हमारा कुछ नहीं है, सॉरी बी स्क्वायर की मैं बात करूँ तो बी क्या होगा, 2, 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर माइनस 4, ए हमारा कुछ है नहीं, मतलब एक्स का कुछ मल्टीप्लीकेशन है नहीं, सी हमारा 13 है, तो कितना हो जाएगा भाई, 13 चौको 52, 3 13 चौको 52, 52 में से 4 गया -48 आपका आ गया। तो आपका डिस्क्रीमेंट कितना आ गया, -48। तो ये वाला आपका -48 एक ही ऑप्शन में, सी सीधा सीधा हम कर देंगे। अगर इसमें दो ऑप्शन में -48 होता तो फिर हमें देखना पड़ता। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ, ध्यान से देखना भाई। ये तो मैंने डिस्क्रीमेंट बता दिया आपको कि अगर आपकी कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपकी कोई इक्वेशन है, इसका जो डिस्क्रीमेंट होगा वो आपका होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac में अगर आपका डिस्क्रीमेंट इज ग्रेटर देन 0 है, अगर यह आपका ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब होता है कि इसके 2 रूट होंगे, कितने, इसके कितने रूट होंगे, 2। 2 रूट मतलब इसके 2 हल होंगे, और दोनों हल क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे भाई, रियल रूट्स होंगे, सॉरी रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे, रियल रूट्स, रियल रूट्स होंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 है, मतलब इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती तो क्या होंगी, इसके जो रूट होंगे वो एक रियल रूट होगा, 1 रियल रूट होंगे, और हो सकता है दोनों रूट इक्वल हो, जो आपके दो रूट आए दोनों रूट क्या हो, इक्वल। अगर d आपका लेस देन 0 है, इसका मतलब होगा कि जो इसके रूट है वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे, इमेजिनरी, काल्पनिक होंगे, मतलब नो रियल रूट्स, कोई भी आपका रियल रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट्स। तो ये तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो दो रूट होंगे, दोनों आपके रियल रूट्स होंगे। अगर d इज लेस देन 0 है तो दोनों रूट जो आपके होंगे वो रियल नहीं होंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे, हो सकता है और एक इक्वल, सॉरी जो आपका एक रूट होगा वो क्या होगा, रियल रूट होगा, ठीक है भाई। ये हमारा ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई 29/4 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 11 है, तो बेसिकली 29/4 की जो टोटल पावर होगी कितनी होगी, 11 और 3 14 N2। ये 4/29 की पावर कितनी है भाई, 2, बराबर कितना है, 4/29 की पावर 9m + 7। यहाँ से एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हमें यहाँ पे 4/29 दिया है ना, तो इसको भी हम 4/29 कर देंगे। जब हम इसको 4/29 करेंगे तो इसकी पावर ये क्या हो जाएगी, -14, और ये मल्टीप्लाई में कितनी है, 4/29 की पावर 2। तो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, 4/29 की पावर -12 बराबर 4/29 की पावर 9m + 7। तो ये चीज और ये चीज दोनों बराबर होंगी, 9m + 7 इज इक्वल टू -12। तो यहाँ से m बराबर कितना हो जाएगा भाई, -12 और 7 -19/9, m बराबर हो जाएगा -19/9। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक्स वाई का रेशियो 2:5 है, वाई जेड का रेशियो 4:7 है। यदि 15,120 को एक्स वाई तथा जेड में वितरित किया जाता है तो एक्स वाई जेड की धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो भाई
एक दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के, एक तो हम इसको बेसिक से करें, दूसरा है कि हम इसको ऑप्शन की मदद से करें। ऑप्शन की मदद से देखो मेरे को एक चीज यहाँ पे दिखी, वो चीज है कि जो y रेशियो z है, देखो पहले आपको निकालना है किसी भी क्वेश्चन में कि x रेशियो y क्या होना चाहिए, 2:5, और y रेशियो z क्या है, 4:7। अगर मैं यहाँ पे y रेशियो z निकालू तो देखो ये कट जाएंगे, यहाँ पे y रेशियो z 4:7 नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो ये 7 का मल्टीपल है क्या, ये भी नहीं है। 7 सन्ना कितना होता है, 7×8 = 56, 9×7 = 63, ये भी नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12×4 = 48 और 12×7 = 84, तो ये आपका 4:7 बन रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये देखो क्या हो जाएगा, 7 का मल्टीपल है 7 एकम 7, 7×42, हाँ, लेकिन ये भी आपका 4:7 नहीं बन रहा। तो आपका 4:7 सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन बन रहा है, तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं करना, बेसिक से करना है, तो देखो बेसिक इसका क्या होगा, ये मैंने जो बताई ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, लेकिन कब, जब आपको सारी चीजें पता हो, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया गया है भाई x रेशियो y 2:5 है, y रेशियो z 4:7 है, तो x रेशियो y रेशियो z क्या हो जाएगा भाई, 4 दूनी का 8, 5 चौक 20 और 7 पंजे 35। एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड आ गया। हमें कितना दिया हुआ है, हमें इन तीनों का सम दिया हुआ 15,120। ये कितने की वैल्यू है भाई, 20 और 8 28, 28 और 35 कितना होता है भाई, 28 दूना 56 और 7 63 की, कितने की वैल्यू भाई, 63 की, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें अब कोई भी एक चीज निकाल लो, हमें 8 ही निकाल लो भाई, मान लो बस ये वाली कैलकुलेशन हमें करनी है। हम इसको काटेंगे, सीधा सीधा कट जाएगा, एक्स की वैल्यू 1920 हमारी आ जाएगी भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया दो पाइप ए और बी 3700 लीटर की एक टंकी को हमसे 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। ए आपका 9 घंटे में पाइप भर रहा है, बी आपका 6 घंटे में एक टंकी भर रहा है। तो ये यहाँ से एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 18, 9 दूना 18, 9 तीस 27, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। टोटल काम कितना है भाई, 18, दोनों मिलके करेंगे तो कितना, कितने टाइम में कर देंगे, 5/18, 18/5 में इसको कर देंगे। अब देखो ये जो टोटल काम है ये 3700 है, मतलब 3700 काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, 18/5 ये लग रहा है, 1 मिनट। ये 18/5 जो टाइम लग रहा है ये 3700 लीटर टंकी को भरने में लग रहा है। हमसे बोला गया 6400 लीटर की खाली टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो आप बोल दोगे कि सर जो 3700 काम कर रहे हैं ना, इसमें हमें 18/5 टाइम लग रहा है, तो 6400 में कितना लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, ये हमारा हो जाएगा 18 × 64/37 × 5। 37 × 5 185 होता है, 18 का 64 गुना करोगे कितना आएगा भाई, 8 चौक 32, 2 एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 2 है भाई। यहाँ पे क्या होगा, 8 चौक 32 मतलब 2 होगा ना, यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 2 है। तो पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी है आपको, सीधा 1152/85 लगा देना है, ठीक है भाई। 30 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन तो भाई आपका इजी है, कैलकुलेशन है। आप इसको इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना कि क्या है। अब जो आज का हमने पेपर डिस्कस किया है, इस पेपर में मैंने कुछ कुछ चीजें आपको बताई हैं, वो सारी आपको नोट डाउन करनी है। साथ में जो भी आपको तरीके लगे कि ये आपको एग्जाम हॉल में अप्लाई करने, वो लिखते रहो और उनकी प्रैक्टिस करते रहो। जब आप मान लो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक दे रहे हो, तो उनमें वो चीजें इंप्लीमेंट करने का ट्राई करो, ठीक है भाई।